हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। साथ में आपको तैयार भी करवा देंगे। बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही खंगाल के मैं आपके सामने 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर 100 नंबर पक्का करना है तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में पार्ट 1 में मैं 25 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, फिर 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में बताऊंगा, जिससे आपकी पूरी की पूरी बेहतरीन तैयारी हो जाए। फिर इसके बाद 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय का, फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लेकर आऊंगा। इस तरह से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न आपके सामने दो टाइप के प्रश्न लेकर आया हूं, निश्चित उत्तरीय प्रश्न और एक आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निश्चित उत्तरीय प्रश्न का मतलब यह है कि इसमें आपको एक लाइन में आंसर देना होता है जिसका उत्तर निश्चित होता है। जैसे मान लो अगर आपसे पूछ लेगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये निश्चित है। ठीक है, तो आपको उत्तर देना होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। और अति लघु उत्तरीय में इससे प्रेरणा क्या है, ये आपका अति लघु उत्तरीय में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इस प्रकार से आप पेपर पैटर्न देख पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को पेपर में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन हैं इन सबका आंसर आइए अब देखते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, अभिप्रेरणा क्या होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा अगर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आप कैसे जो है इसे लिखेंगे और कैसे इसका आंसर देंगे, आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अगर आपके जो है, अगर आपको लगता है कि आप जो है कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में, कुछ मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, तो आप अपनी गरीबी को देखिए, अपनी मजबूरी को देखिए, अपनी स्थिति को देखिए और उस स्थिति, मजबूरी, गरीबी को देखकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। कि 2025 का जो आपके समय है, ये 2025 आपके लिए अनमोल साल है। आप इसे बदल दीजिए पूरी तरह से, एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। कुछ ऐसा करिए जिससे आज तक कभी ना हुआ हो। मतलब ये है कि नई मुकाम को हासिल करिए। तो इसका मतलब दोस्तों यही है कि मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी बात को हम सुनते हैं ना, तो अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है कि भाई कुछ करना है, कुछ बनना है। अब अपने परिवार के लिए बनना है, अपने लिए बनना है, अपने देश के लिए बनना है, कुछ करना है। तो ये जो अंदर से जुनून उत्पन्न होता है उसी को मोटिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। मोटिवेशन या अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने वही बताया आपको कि एक आंतरिक शक्ति है, अंदर से एक एनर्जी उत्पन्न होती है, भाई कुछ करना है, कुछ बनना है। समाज में बुराई बनकर नहीं रहना है, समाज में कुछ अच्छाई करना है, समाज को कुछ देना है, अपने परिवार को कुछ देना है, कुछ ऐसा करना है जो आज तक नहीं किया है मैंने। तो आप यहाँ पे आपको एक अंदर से एक एनर्जी मिलेगी। तो आप समझे कि एक आंतरिक शक्ति है जो मानव को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं, एक अच्छे अंक पाने की जो है इच्छा छात्र को मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है, अच्छे अंक प्राप्त करना है, कुछ बनना है, तो आज आपको मेहनत करना होगा। और जब मेहनत करेंगे तो समझ जाइए कि अंदर से एक आवाज आएगी। अंदर से जो आवाज आएगी, समझ जाइए कि आपको कुछ अंदर से हिट कर रही है, प्रेरित कर रही है, जिससे आप कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने है, व्यक्तित्व क्या होता है। पर्सनालिटी, हर इंसान की अपनी एक पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, अपनी एक पहचान होती है। आपका भी अपना एक पहचान होगा, आपका भी अपना एक नाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व आखिर होता क्या है, तो मैं सिंपल भाषा में अगर आप बताऊं तो व्यक्तित्व का जो विचार होता है, जो भावनाएं होती हैं, जो व्यवहार होता है, इनका जो है अद्वितीय या फिर संयोजन का व्यक्तित्व कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, अगर मैं इसको सेंटेंस को हटा दूं क्योंकि किताबी भाषा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो विचार है, पर्सनालिटी कैसे झलकता है। जब आप किसी को देखते हैं उसके पहनावे से पर्सनालिटी नहीं झलकता है, उसके विचारों से झलकता है कि भाई क्या विचार है इंसान, क्या इंसान सोचता है। तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसके विचारों से पता चलता है, उसकी भावनाओं से पता चलता है कि इंसान कैसा है, उसके व्यवहार से पता चलता है कि उसके व्यवहार कैसे है, उसके आधार पे उसकी पर्सनालिटी तय होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, इन सबका संयोजन मतलब कि इन सबका मिला हुआ एक रूप जो होता है, जिस व्यक्ति के पास में होता है वो व्यक्ति व्यक्तित्व होता है, उसकी पर्सनालिटी उसी प्रकार से दिखती है। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। बुद्धि की द्विखंड सिद्धांत क्या है।
बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत पूछा गया है। तो यहाँ पे बुद्धि को जो द्विखंड सिद्धांत है इसके दो भाग हैं। पहला एक समान बुद्धि, ठीक है, जो जी फैक्टर में आता है। दूसरा है विशिष्ट बुद्धि जो एस फैक्टर में आता है। उदाहरण के तौर पे गणितीय बुद्धि और संगीत बुद्धि दोनों अलग अलग अपने आप में होती है। यहाँ पे समान बुद्धि लगभग सभी के पास होती है, और जो विशिष्ट होती है मतलब कि भाई कुछ अलग होता है, कुछ हटके होता है। जैसे एक संगीत गाने वाला उसका अलग बुद्धि होगा, एक जो गणितज्ञ होगा उसका अलग बुद्धि होगा। तो इस प्रकार से द्विखंड आप यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं, समान और विशिष्ट बुद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, शिक्षा में अवरोधन क्या है? शिक्षा में अवरोधन अगर आपसे पूछता है तो ये क्या है? देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुराने और नए ज्ञान के बीच संघर्ष का जो है स्मरण बाधा उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है, एक पुराना ज्ञान है और एक नई ज्ञान है। जो आप बचपन से सीख रहे हैं वो आपकी जो पुराने ज्ञान है जो बचपन में सीखे हैं, फिर इसके बाद जब बड़े होते हैं तो कुछ नया ज्ञान अर्जित करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। अब जो पुराना है और जो नया है इसके बीच में संघर्ष चलता रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करूं, क्या ना करूं, किस रास्ते पे चलूं, किस रास्ते पे ना चलूं, क्या बनना है, क्या नहीं करना है। ये सारी जो बाधाएं होती हैं वो पुराने और नए ज्ञान के बीच उत्पन्न होता है। आपका सपना है कि मुझे जो है कुछ करना है, परिवार वालों का सपना है कि आपको कुछ करना है, तो उसके बीच में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है कि करें तो क्या करें, समस्या आ जाती है कि करें क्या करें अब। तो यहाँ पे ये जो समस्या है इसी को शिक्षा में अवरोधन कहते हैं। अवरोधन का मतलब क्या होता है? रुकावट होना, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसे अवरोधन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आपदा, डिसास्टर क्या होता है, आपदा के बारे में समझना है। आपदा के बारे में करें, यहाँ पर लिखेंगे, यह प्राकृतिक या मानव निर्मित घटनाएं हैं जो समाज और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि भूकंप। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, आपदा को अगर मैं 2-3 लाइन में समझाऊं तो आप इतना समझ जाइए, आपदा का मतलब विपत्ति। कोई भी विपत्ति जो अचानक आती है तो उसे आपदा भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कहीं बम विस्फोट हो गया, जब बम विस्फोट होगा तो अचानक हो कि बता के होगा, अचानक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपदा है इसमें जो बम विस्फोट हुआ है ये आपका जो है मानव निर्मित घटनाएं हैं। ठीक है, अब मान लो भूकंप आती है, भूकंप बता के आती है कि अचानक आती है? आपका जवाब होगा अचानक आती है। इसका मतलब ये है कि आपदा जो होती है विपत्ति है जो सडनली यानी अचानक कभी भी आ सकती है, चाहे मानव निर्मित हो या प्राकृतिक हो, वो कभी भी आ सकती है। तो ऐसी जो घटित घटनाएं होती हैं उन्हीं को आपदा कहते हैं। इससे जान माल की हानि होती है। अब चाहे पर्यावरण हो उसको भी नुकसान पहुंचता है, चाहे समाज हो उसको भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगर भूकंप आता है तो भूकंप जिस क्षेत्र में आएगा उस पूरे क्षेत्र में एनवायरनमेंट भी दूषित होगा और समाज भी प्रभावित होगा। तो आप इस प्रकार से आपदा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा क्या है? इन्वायरमेंट एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए ऐसे बढ़िया से और उसके बारे में लिखेंगे, पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा का क्षेत्र है जो पर्यावरण संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देती है। देखिए नाम से स्पष्ट है, पर्यावरण शिक्षा यानी शिक्षा किसके बारे में दी जाएगी? तो जवाब होगा पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण को कैसे सुरक्षित करना है, कैसे उसका संरक्षण करना है, कैसे उसका देखभाल करना है, कैसे उसके लिए जागरूकता बढ़ानी है, ये सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस जो है पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। यानी जब आपको शिक्षा जब प्रदान किया जाए और वो भी इन्वायरमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो ये शिक्षा पर्यावरण शिक्षा कहलाती है, क्योंकि आपको जिस शिक्षा दिया जा रहा है ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है भैया, चलिए आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा। अभी मैंने आपको बताया कि जो है पर्यावरण शिक्षा क्या होती है, अब यहाँ पे लिखा जनसंख्या शिक्षा। तो शिक्षा आपको किसके बारे में दिया जाएगा? जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। यानी जनसंख्या में हम क्या अध्ययन करेंगे? जनसंख्या की वृद्धि, उसकी संसाधनों का उपयोग, उसका प्रभाव, उसका परिवार नियोजन, यानी सारी चीजें जो जनसंख्या से संबंधित होती है, जनसंख्या वृद्धि, जन्म मृत्यु दर और उसके बाद जो है परिवार नियोजन, जनसंख्या का जो है
है संसाधन का जो प्रभाव पड़ता है, वो सारी प्रक्रिया जो है हम जनसंख्या शिक्षा में अध्ययन करेंगे। उसमें 2 लाइन लिख सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा लोगों के लिए, लोगों में जैसे जनसंख्या की वृद्धि, जन्म मृत्यु दर, संसाधनों का लोगों के द्वारा प्रयोग, परिवार नियोजन, इन सब का अध्ययन जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, बस काम कर देंगे, इतना काम हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रुचि के प्रकार बताइए। इंटरेस्ट, रुचि, आपकी रुचि किसमें है? जैसे अगर बताऊं कि आप के 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में से ऐसा कोई एक सब्जेक्ट जरूर होगा जिसमें आपको ज्यादा मजा आता होगा। मजा क्यों आता है? क्योंकि आपको उसमें रुचि है, पसंद वो चीज है, वो पढ़ने में आपको मजा आ रहा है। तो रुचि का इंटरेस्ट मतलब है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। जैसे लोगों को लड़की में इंटरेस्ट होता है, लड़के में इंटरेस्ट होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, हर चीज में इंटरेस्ट होता है, सोशल मीडिया पे इंटरेस्ट होता है, शॉर्ट वीडियो में इंटरेस्ट होता है, रील्स में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की रुचि है। तो वही बताना कि रुचि कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे रुचि, यहाँ पे शैक्षिक रुचि, पहला एजुकेशन इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दूसरा, यहाँ पे एक ही पॉइंट लिखा है, अच्छा एक ही प्रकार लिखना है, एक ही प्रकार में शैक्षिक रुचि है। शैक्षिक रुचि का मतलब ये है कि भैया आपको पढ़ने में रुचि है। कुछ लोग को पढ़ने का रुचि होता है, कुछ लोग को पढ़ने में रुचि नहीं होती, फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। तो शैक्षिक रुचि यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, कक्षा से बाहर अगर निकाल दिया जाए किसी को तो कौन सा दंड कहलाता है? तो उसको कहलाते हैं निष्कासन दंड, जो है एक्सक्लूजन पनिशमेंट दिया जाता है उसको, कि कक्षा से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, यानी क्लास से बाहर निकाल दिया जाए किसी बच्चे को, तो कौन सा पनिशमेंट, कौन सा दंड कहलाएगा? तो निष्कासन। निष्कासन का मतलब बाहर निकाल देना। ठीक है, चलिए ये आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। नेक्स्ट आपके सामने है, स्त्री शिक्षा की समस्या क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। एक समस्या पूछा है, 2 समस्या पूछा है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए तो आपका पूरा का पूरा बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, प्रौढ़ शिक्षा के 2 देश का नाम बताना है। तो प्रौढ़ शिक्षा में जो यहाँ पे आता है भारत और ब्राजील, ये प्रौढ़ शिक्षा के 2 देश हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ है? पर्यावरण शिक्षा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट की शिक्षा के बारे में, है ना, और दूसरी बात ये है कि जो है जनसंख्या शिक्षा के बारे में। अब यहाँ पे हम पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शिक्षा का वह क्षेत्र जो लोग पर्यावरण की समस्याओं को समझने, उनको समाधान में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं, उन्हें पर्यावरण शिक्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। अब आता है प्रेरणा, मोटिवेशन। देखिए अभी प्रेरणा और प्रेरणा बात एक ही होता है, आंसर यहाँ पे बस अलग अलग तरीके से 2 बार पूछा गया है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सक्रिय करती है। सक्रिय करना, प्रेरित करती है, ठीक, एक्टिव करती है। तो अगर जो मोटिवेशन होता है, जब अंदर आ जाता है मोटिवेशन, तो भाई कुछ करना है, कुछ बनना है, अंदर जुनून पैदा हो जाता है। जो जुनून पैदा हो जाए तो समझिए कि अंदर से कुछ आपको मोटिवेट कर रहा है, कुछ ऐसी बातें जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण क्या हो, सॉरी परिवार प्रदूषण, हाँ परिवार प्रदूषण क्या होता है अगर आपसे पूछता है तो यहाँ पे लिखेंगे, यह परिवार के भीतर तनावपूर्ण संबंध और समस्याओं को दर्शाता है, जैसे घरेलू हिंसा। अब देखिए परिवार में भी आपके प्रदूषण देखने को मिलता है, लोग मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये भी तो तरह से समस्या ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ समस्या है। तो देखिए यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन तो है यहाँ पे अलग आ चुका है, रुचि का अर्थ यहाँ पे, ठीक है, ये अलग है, ये रुचि वाले पार्ट का यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, दिक्कत नहीं है, बस समझ जाइए कि यहाँ पे ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे परिवार, अगर परिवार प्रदूषण की बात करें तो यहाँ पे परिवार के भीतर जो तनावपूर्ण संबंध होते हैं, समस्या को दर्शाता है, ये सब जो है परिवार प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये रुचि वाला पार्ट का यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो देखिए ये किसी समस्या को हल करने और सीखने की योग्यता जो है बुद्धि कहलाती है। बुद्धि से क्या करते हैं हम, अगर आपके पास दिमाग है, बुद्धि है, तो आप चीजों को समझेंगे, उस समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ नया नया सीखेंगे। तो ये सब क्या है, कैसे सीख रहे हैं, बुद्धि के माध्यम से सीख रहे हैं। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो कुछ नहीं सीख पाएगा। ठीक है, वो समस्याओं का हल नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, अधिगम, लर्निंग या सीखना क्या होता है। अगर अधिगम लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे, अधिगम या लर्निंग या सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव या अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि जब आप जिंदगी में कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं,
तो आप जब नया कुछ काम करेंगे तो नया कुछ सीखेंगे, जब नया सीखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा अपने अंदर, अपने अपने आप को कुछ बदलना होगा, और जब बदलाव होगा तो उसका मतलब है कि आप जिंदगी में कुछ सीख रहे हैं। अगर आपका दोस्त आपसे कोई मिले कुछ साल बाद और आपसे कहे भाई तू तो बदल गया यार, तो बदल गया है, तो समझ जाए कि आपके अंदर कुछ बदलाव हुआ है, आप जिंदगी में कुछ सीखे हैं। अगर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, वही दोस्त आपसे मिले 2 4 साल पहले, 2 4 साल बाद मिले और कहे भाई तू तो बदला ही नहीं यार, तू तो जैसा था वैसा ही है, तो समझ जाए कि आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जब अपने जिंदगी में कुछ सीखते हैं, सीख कर कुछ परिवर्तन करते हैं, तो यही आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न टाइप के। यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी 1916 में। ठीक है, क्वेश्चन निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऐसे आंसर लिखना है निश्चित उत्तरीय प्रश्न का। ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में पर्यावरण से जो सुरक्षा अधिनियम जो है पारित किया गया। नेक्स्ट है बौद्ध कालीन शिक्षा का प्रारंभ जो है उपनयन संस्कार से होता था। ठीक है, जो बौद्ध कालीन शिक्षा होती तो उपनयन संस्कार से होता था। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश, वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश 8 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलता था। ठीक है, ये सब निश्चित उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बतानी है, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछेगा। वैदिक काल में जो है जो शिक्षा की 4 विशेषताएं, तो उसमें ये है गुरु शिष्य की परंपरा, गुरु होते थे, शिष्य होते थे, गुरु शिष्य को शिक्षा देते थे, और ये शिक्षा प्रक्रिया जो है इस प्रकार से चलती थी। जो गुरु होता था गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मौखिक शिक्षा होती थी, मतलब कि जो है गुरु जो है एक पेड़ होता था, पेड़ के आपने देखा होगा बहुत सारे भक्ति धारावाहिक वगैरह में, एक पेड़ होता, पेड़ में एक चबूतरा टाइप का से बना होता है, और वहां पे गुरु बैठकर नीचे शिष्य बैठते थे, और फिर गुरु जो है मौखिक रूप से बताते थे कि ऋग्वेद के बारे में, वेदों के बारे में शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से मौखिक शिक्षा होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे धार्मिक ज्ञान पर बल दिया गया, आचरण निर्माण पर बल दिया गया। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा के 2 देश बताइए। पर्यावरण शिक्षा के 2 देश स्वीडन और जर्मनी, ये ऐसे देश हैं जो इन्वायरमेंट से संबंधित एजुकेशन को प्रोवाइड कराते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। स्वीडन और जर्मनी दोनों यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर बताइए। बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? देखिए, बुद्धि परीक्षण व्यक्ति के मानसिक योग्यता को मापता है। पहला पॉइंट, जो बुद्धि परीक्षण होता है वो इससे जांच ये होती है कि व्यक्ति की मानसिक योग्यता कितनी है, मतलब कितना व्यक्ति सोच सकता है, कितना समझ सकता है, ये उसके बुद्धि पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण यह मापता है कि व्यक्ति ने किसी के विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया है। उपलब्धि परीक्षण का मतलब ये होता है कि आपने कौन सी जो है उपलब्धि हासिल की है, कौन सी उपलब्धि प्राप्त की है, और उपलब्धि किसके आधार पे प्राप्त होगी? बुद्धि के आधार पे। तो जिस इंसान की, जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति होगी वैसे उसकी बुद्धि होगी, और जैसी बुद्धि होगी वैसे उसको उपलब्धि प्राप्त होगी। ठीक है, आराम से चीजों को रिलेट करके समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया उदाहरण के तौर पे जो IQ लेवल होता है, बुद्धि और वार्षिक परीक्षा उपलब्धि, जैसे मतलब कि जिसकी बुद्धि होती है और जो वार्षिक परीक्षा होता है वैसे जो है आपकी उपलब्धि होगी। कहने का मतलब ये है कि जो जैसे जिसकी बुद्धि होगी वैसे वो बोर्ड परीक्षा में अपनी उपलब्धि हासिल करेगा। तो इस प्रकार से आप को समझ करके लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, स्त्री शिक्षा की 4 समस्याएं क्या हैं? तो पहली समस्या देखिए, सामाजिक बाधा। ठीक है, सामाजिक बाधा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहला पॉइंट है। तो आगे इसमें लिखेंगे कई स्थानों पर स्त्री शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, यानी समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां हैं, समाज के लोग ऐसे हैं जो न तो शिक्षित है और ना ही किसी को शिक्षित करना चाहते हैं, खासकर महिलाओं को, लड़कियों को। तो यहाँ पे स्त्री शिक्षा में सामाजिक बाधा पहला पॉइंट आपकी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक समस्या। शिक्षा आज की डेट में इतनी महंगी हो गई है कि जो गरीब बच्चे हैं वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। यहाँ पे गरीब
जो है गरीबी के कारण परिवार की लड़कियां जो होती हैं वो शिक्षा उतना खर्चा नहीं दे पाती हैं शिक्षा पर, तो इसीलिए जो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो सामाजिक बाधा के साथ साथ आपकी आर्थिक बाधा भी यहाँ पे आ जाती है, क्योंकि उतना पैसा होता नहीं है कि वो वहाँ पे उतना पैसा लगा पाए, तो इसीलिए जो है वो एजुकेशन से, जो उच्च शिक्षा है उससे वंचित रह जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सुरक्षा की कमी। यहाँ पे अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां देखने को मिलती हैं, ऐसी कुरीतियां देखने को मिलती हैं। स्कूल जाने में लड़कियों की सुरक्षा में एक बड़ी चिंता जो है व्यक्त की जाती है, कभी भी बदमाशी, छेड़खानी, बदतमीजी होती रहती है। तो यहाँ पे जो है सुरक्षा की कमी भी एक प्रकार से शिक्षा में कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है परंपरागत सोच। परंपरागत सोच का मतलब ये है यहाँ पे कि कुछ समाजों में यह मानते हैं कि लड़कियों को केवल जो है घर संभालना होता है। अभी भी ऐसी पुरानी परंपराएं हैं। परंपरागत मतलब कि पुरानी परंपराएं हैं, जो सोच वाले हैं, पुराने जमाने की सोच वाले हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लड़कियों को पढ़ा लिखा क्या करेंगे, उनको घर का काम ही करना है, इससे अच्छा कि वो घर का काम ही करें। ठीक है, तो ये भी एक तरह से जो है यहाँ पे 4 समस्याएं देखने को मिलेंगी, तो आराम से इनको 4 समस्या को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षण बताइए। जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो आइए देखते हैं। पहली विशेषता है आत्मनियंत्रण की क्षमता। आत्मनियंत्रण मतलब ये तो खुद पे कंट्रोल करते हैं, खुद पे अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, क्या गलत है क्या सही है उसका फैसला ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला पॉइंट आत्म नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है समस्याओं को सुलझाने के सकारात्मक सोच होती है। अगर उनके लाइफ में कभी भी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं और एक अच्छी डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए उस टाइम पे। अगर इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ है तो सही फैसला ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है समाज के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण। समाज के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है, अच्छा इंसान है, तो कहीं के समाज की भलाई के लिए काम करता है, और जो समाज के भलाई के लिए काम करेगा तो समाज भी उसके ऊपर इस तरह से अपने आप को कहे कि भाई क्या इंसान है, वो समाज के हित के लिए काम करता है, तो समाज को भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। यानी अगर आप किसी का मदद करते हैं तो आपका भी लोग मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भावात्मक स्थिरता। भावनात्मक स्थिरता का मतलब ये है कि उसके अंदर एक ऐसी शालीनता भाव आ जाती है जिससे वो एक असल स्वभाव का इंसान लगता है। और एक बात बता दूं कि जिस डाल में फल लगते हैं वो डाल झुक जाती है। ठीक है, वही बात यहाँ पे है। उसमें जब इंसान के अंदर शालीनता आ जाती है, स्वस्थ होता है, ज्ञान आ जाता है, तो पूरी तरह से भावनात्मक स्थिरता दिखाई देती है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो 4 पॉइंट पूछा गया, 4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान यहाँ पे देखेंगे तो यह विज्ञान मानसिक स्थिति, भावनाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान है, मानसिक स्वास्थ्य यानी मन आपका स्वास्थ्य है, यानी दिमाग स्वास्थ्य है, आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से, तो आपके अंदर एक ऐसी भावना उत्पन्न होती है। भावना का मतलब विचार उत्पन्न होना। ठीक है, आपके अंदर कुछ ऐसी विचार उत्पन्न हो रहे हैं और अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। व्यवहारों में कुछ अध्ययन देखने को मिलता है, मतलब व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक कोई बीमार व्यक्ति है उसके व्यवहार में देख लीजिए परिवर्तन, और जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके व्यवहार में देख लीजिए, कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, ताकि व्यक्ति के स्वास्थ्य मानसिक स्थिति को बनाए रखा जा सके। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं तनाव प्रबंधन, अवसाद उपचार। तनाव प्रबंधन का मतलब ये होता है कि किसी के पास टेंशन होता है ना, तो टेंशन को इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं कि उनको पूरा पूरा वो तनावग्रस्त कर देता है और बीमारी की हालत में आ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो तनाव प्रबंधन होते हैं ना, टेंशन को मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, तो इस प्रकार से जो टेंशन होता है उसको दूर फेंकते हैं और टेंशन जो होती है उसका समाधान करते हैं कि भाई समस्या आई है तो उसका समाधान क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अवसाद का उपचार। अवसाद का मतलब होता है जो भी आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, जो परेशानी है, उसका उपचार करना अवसाद उपचार कहलाता है। तो आप इसमें इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, उदाहरण के सहित पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली 4 सावधानियां क्या हैं। अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो उसकी 4 सावधानियां क्या हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार पुरस्कार देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति है उसकी व्यक्ति की जो है उसकी योग्यता क्या है
और उसकी क्षमता क्या है, क्या वो योग्यता रखता है जो उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, क्या उसकी क्षमता है। तो अगर उसकी क्षमता है, योग्यता है, तो बिल्कुल पुरस्कार दिया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, सार्वजनिक रूप से पुरस्कार देना। अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो कहीं भाई चुपके चुपके नहीं होता है वो, कि यहाँ कहीं पे चुपके से जो है पुरस्कार दे दिया जाए, नहीं, पुरस्कार दिया जाता है तो समाज के सामने, यानी आपको अगर मिला होगा पुरस्कार कभी, तो आपके विद्यालय में पुरस्कार दिया जाता है, तो किसी भी एक ऐसी विशेष परिस्थिति में दिया जाता है, जो वहाँ पे कॉलेज में कोई फंक्शन होती है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, या फिर कौन कोई भी फंक्शन होता है, वहाँ पे बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, ताकि समाज में हो, उसका नाम हो, समाज देखे कि बच्चे ने कुछ काम किया है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे 2 पॉइंट इसमें और है, तो यहाँ पे देखिए, निष्पक्षता बनाए रखना। निष्पक्षता बनाए रखने का मतलब ये है कि मान लो 2 बच्चे हैं, किसी का 90% है, ठीक है, किसी का 90% है, किसी का 90.1% है। तो अब बताइए इसमें से सबसे फर्स्ट पे कौन आएगा, तो जवाब होगा फर्स्ट पे तो ये आएगा। लेकिन अगर फर्स्ट इसको बना दिया जाए तो ये निष्पक्ष हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि निष्पक्ष यहाँ पे जो है एक प्रकार से देखा जाए कि आपको निष्पक्ष मतलब किसी का भेदभाव नहीं करना है, जो सही है उसी का जो है आपको पुरस्कार देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टॉप पे आया है उसको हटा के दूसरे को लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होना, निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। आगे है, पुरस्कार से प्रेरणा मिले यह सुनिश्चित करा जाए। ठीक है, पुरस्कार से प्रेरणा मिले मतलब इस प्रकार से पुरस्कार प्रदान करना है कि दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, उससे कुछ सीखे कि बच्चा ये अगर पुरस्कार पाया तो किस लिए पाया है, क्यों पाया है, इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो दूसरों को प्रेरणा जरूर मिलना चाहिए, ऐसा पुरस्कार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि यार इंसान क्या पुरस्कार दिया है, पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न आते हैं। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी, तो यहाँ पे 4 से 5 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में मिक्स करके दोनों आपको देखने को मिलेंगे, निश्चित उत्तरीय और अतिरिक्त उत्तरीय दोनों। जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं। जनसंख्या शिक्षा, आइए देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा वह है जिसमें जनसंख्या वृद्धि, उसके प्रभाव, परिवार नियोजन आदि के महत्व को सिखाया जाता है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के पर्यावरण प्रभाव, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे यहाँ पे शिक्षा के बारे में बात कही जा रही है, शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा का मतलब कि आपको कोई चीज सिखाया जाता है, कोई चीज पढ़ाया जाता है, कोई चीज समझाया जाता है, वो शिक्षा है। और किसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, यानी जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, जनसंख्या प्रभाव कैसे पड़ रहा है, जनसंख्या का कैसे कंट्रोल किया जाए, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान क्या है, इन सब के बारे में पूरा का पूरा जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आराम से आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके सामने, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की स्त्रियों को क्या कहा जाता था, तो विदुषी महिला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो माध्यमिक शिक्षा जो आयोग है उसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का एक बार कमेंट करिएगा कि जो है क्या ये आंसर सही है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वर्तमान समय जो पर्यावरण का शिक्षा का उद्देश्य है वो ये है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये पर्यावरण का उद्देश्य माना गया है। ठीक है, आराम से इसे आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों यहाँ पे है कि हम करके सीखते हैं, हम करके सीखते हैं किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डीवी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जॉन डीवी ऐसे भी लिख सकते हैं, हम करके सीखते हैं, इन्होंने कहा, बहुत कमाल की परिभाषा कही इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है, रुचि के 2 स्रोत बताइए। रुचि के 2 स्रोत कौन कौन से हैं, इंटरेस्ट किसमें आपको है, तो देखिए स्रोत में व्यक्तिगत अनुभव, ठीक है, और वातावरण का प्रभाव, ये भी इंटरेस्ट रखता है कि व्यक्तिगत अनुभव मतलब कि आपके पास कितना अनुभव है किसी चीज का, और जो वातावरण है वहां का उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, तभी तो इंटरेस्ट आता है। जैसे लोगों को खेलने में मजा आता है ना, तो खेलने में मजा क्यों आता है, क्योंकि वहां का वातावरण अच्छा होगा, वहां का वातावरण जैसे भयानक ठंडी पड़ रही हो या फिर ओले पड़ रहे हो, बारिश हो रही है, तो क्या आप वहां पे खेल पाएंगे, नहीं। इसका मतलब वातावरण का प्रभाव पड़ना चाहिए, और पड़ता भी है। व्यक्तिगत अनुभव, अगर आपको खेलने का अनुभव नहीं है तो क्या आप खेलने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो सिंपल सी बात ये है, रुचि के 2 स्रोत में आपको रुचि में इंटरेस्ट है, किसी चीज को काम करने में इंटरेस्ट है, तो व्यक्तिगत अनुभव, दूसरा ये है वातावरण वहां पे प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मध्यकालीन से भारतीय शिक्षा के मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ पे, केवल धार्मिक शिक्षा पर जोर देना ये सबसे बड़ी समस्या या दोष माने गए। नेक्स्ट है व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा की कमी। जो व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा है इसमें कमी देखने को मिलती है। आगे केवल उच्च वर्ग के लिए शिक्षा सुलभ किया जाता था। तो पहले क्या होती थी, जो शिक्षा मिलती थी वो उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा मिलती थी, निम्न वर्ग लोगों को शिक्षा नहीं मिलती थी। महिलाओं को शिक्षा को जो है अनदेखा किया जाता था। तो ये सब जो है मध्यकालीन शिक्षा पे जो है इसके मुख्य दोष माने गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट, RMSA का विस्तारित रूप क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है इसका पूरा नाम है। आप ऐसे हिंदी में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा में जितना आप सीख सकते हैं उतना अंग्रेजी, उर्दू, फारसी में नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरण शिक्षा का विषय वस्तु क्या है? तो पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण ये विषय वस्तु हो जाएगा, और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना ये भी विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट इसमें आपका प्रदूषण रोकथाम ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वयस्कों को साक्षर बनाना और जीवन कौशल प्रदान करना ये राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य लक्ष्य माना गया है। ठीक है, साक्षर बनाना, सभी पढ़े लिखे, सभी के पास नॉलेज हो और सभी जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखे, कौशल को प्राप्त करें और रोजगार प्राप्त करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुस्लिम शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? तो मुस्लिम शिक्षा का संस्कार बिस्मिल्लाह संस्कार से प्रारंभ होता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, RTE का विस्तारित रूप क्या है? तो यहाँ पे राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, इसका जो है पूरा विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो 1889 में राष्ट्रीय ओपन स्कूल का जो है स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का संबंध किस प्रकार के प्रशिक्षण से है? तो प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण का संबंध किस प्रकार से प्रशिक्षण से है? तो यहाँ पे देखिए व्यवहारिक और समस्या पर आधारित प्रशिक्षण से है, यानी आपके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं, उस समस्या का समाधान कैसे आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है, परामर्श के विभिन्न प्रकार बताइए। परामर्श लोग लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, तो क्या सलाह लेते हैं? शैक्षिक परामर्श लेते हैं, भाई क्या मुझे इंटर के बाद क्या करना है, मुझे क्या करना है, ITI करनी है या फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर किसी चीज तैयारी करनी, क्या करना है? तो आप जो है परामर्श लेते हैं, किसी से सलाह लेते हैं। तो शिक्षा के बारे में लेते हैं तो शैक्षिक हो जाएगा। ठीक है, व्यवसायिक परामर्श, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, कोई व्यवसाय करना है, कोई व्यापार करना है, तो आप उसके बारे में जो किसी से सलाह लेते हैं तो व्यवसायिक परामर्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत परामर्श। आपकी निजी लाइफ में किसी से सलाह लेनी है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं कि भाई देखो मेरी समस्या है, समस्या का समाधान क्या होगा। तो आप व्यक्तिगत परामर्श किसी से ले सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परामर्श का मतलब ये किसी चीज को आपको दुख है, टेंशन है, तनावग्रस्त है, तो किसी से सलाह ले सकते हैं कि इसका समस्या का समाधान क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो 4 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध कैसे होता था? तो वैदिक काल जो था उस टाइम पे गुरु शिष्य का जो संबंध होता था वो अत्यंत सादर और विश्वास पर आधारित होता था। गुरु ज्ञान देते थे और शिष्य सेवा करते थे। कितना बढ़िया प्रक्रिया थी। आज के दिन में तो गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही खतरनाक हो गया है। अगर कोई भी गुरु किसी बच्चे को थोड़ा सा डांट दे, मार दे, तो भैया और जो शिष्य होते हैं ना वो रोड पे खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं रोड पे मिलना। ठीक है, ये समस्या हो जाती है। आगे बात करते हैं, जन्मजात रुचि का उदाहरण क्या है? जन्मजात रुचि यानी बचपन से जैसे जन्म हुआ उसी से बच्चे का इंटरेस्ट हो गया कि मुझे करना है, ये करना है। तो जन्मजात रुचि वह है जो जन्म से ही होता है। जैसे बच्चे का संगीत में स्वाभाविक रुचि, संगीत में
डांस में, ये सब स्वाभाविक रूप ही है। बचपन से बच्चे हंसते खेलते नाचते गाते ये सब अपना स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 48 सामने है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मानसिक समस्याओं का निदान करना यानी उसका उपचार करना, ये इसका उद्देश्य माना जाता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक मानसिक का विकास करना। सकारात्मक मानसिकता का विकास करने का मतलब ये है कि आप अच्छा सोचें, अच्छी बातें सीखें और अच्छा काम करें। आज की डेट में लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी जाते हैं और रील्स देखना शुरू कर जाते हैं, और फिर रील्स में ऐसे वीडियो आते रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें उसमें दिखाई देते हैं, जिससे इंसान अच्छी चीज़ें नहीं सीखता है, गलत चीज़ ज़्यादा सीखता है। तो आपको सकारात्मक मानसिक विकास करने के लिए ये आपको सिखाया जाता है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। तनाव प्रबंधन, टेंशन मुक्त हो जाना, कोई भी टेंशन हो तो टेंशन मुक्त हो जाना, उसके लिए ऐसा जो है मैनेजमेंट करना है, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बहुत ही कमाल की सेंटेंस लिखी गई कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो देखिए, इसका मतलब है कि बुद्धि विचारों और अवधारणाओं की समझने और उनके आधार पर समस्याओं को हल निकालने का सक्षम है। ठीक है, बुद्धि अमूर्त चिंतन है। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि अमूर्त का मतलब होता है वो चीज जो हम चिंतन कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, कि आप देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं, यानी मेरी जो बुद्धि है उसके हिसाब से मैं जो चिंतन कर रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो अमूर्त दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मैं चिंतन कर रहा हूँ। आप भी कुछ ना कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि विचारों और अवधारणाओं के समझने और उनको समस्याओं को हल निकालने के लिए चिंतन अमूर्त चिंतन के नाम से जाना जाता है। जैसे गणितीय समस्याओं का हल करना, आप मन में जैसे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्न सॉल्व करते समय आप उसमें देख पाएंगे कि कौन सा हम प्रोसेस हल कर रहे हैं, तो अपने दिमाग में चिंतन करते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, गणितीय समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 50 है, लास्ट क्वेश्चन, दंड क्या है? दंड क्या है? ठीक है, दंड भैया आपको मिला होगा कभी स्कूल में। तो दंड एक प्रकार की सजा है जो अनुशासन बनाए रखने के लिए दी जाती है। अनुशासन नहीं रखते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, तो आपको दंड दिया जाता है। गलत काम करने के लिए भी चेतावनी दी जाती है, दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने कवर किए हैं।